आज हम जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के Q1 FY26 मतलब वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के नतीजों पर जरा गहराई से नजर डाल रहे हैं। हाँ, हमारे पास है कंपनी का ऑफिशियल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो 27 जुलाई 2025 को आया था। बिल्कुल। तो हमारा लक्ष्य है इस प्रेजेंटेशन से मेन फाइनेंशियल पॉइंट्स, हाल के जो अधिग्रहण हुए हैं और कंपनी आगे कहां जा रही है ये समझना। हाँ, और देखिए पहली नजर में ही एक तरह का विरोधाभास दिखता है। मतलब तिमाही नतीजों में टॉप लाइन ग्रोथ वो थोड़ी धीमी जरूर है। हाँ, वो तो है, लेकिन कंपनी कह रही है कि फंडामेंटल्स मजबूत हैं और मार्जिन भी वो सुधरे हैं। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। बिल्कुल। तो फाइनेंशियल आंकड़ों से ही शुरू करते हैं। Q1 FY26 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहा 158.22 करोड़ रुपए, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 254.62 करोड़ रुपए से मतलब काफी कम है। हाँ, ये तो एक साफ गिरावट दिख रही है। सही कहा, ये गिरावट तो है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रेवेन्यू कम होने के बावजूद कंपनी ने अपना EBITDA मार्जिन, हाँ, मतलब इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई का मार्जिन, वो पिछले साल के करीब 4.5% से बढ़ाकर इस तिमाही में लगभग 5.5% कर लिया है, 54.67%। अच्छा, तो मतलब कम बिक्री पे भी मार्जिन बेहतर, ये कैसे? हाँ, ये शायद या तो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ी हो या फिर उन्होंने कॉस्ट कटिंग बहुत सख्ती से की हो। मतलब ऑपरेशनल डिसिप्लिन तो दिखता है। ठीक है। हालांकि जो स्टैंड अलोन PAT है, हाँ, मतलब टैक्स के बाद का मुनाफा जो खासकर इंडियन ऑपरेशंस का होता है, हाँ, वो 37.12 करोड़ रुपए रहा। ये पिछले साल के Q1 के 74.18 करोड़ से कम है। तो प्रॉफिट कम हुआ है ओवरऑल स्टैंड अलोन लेवल पे। हाँ, स्टैंड अलोन लेवल पे कम हुआ है, पर मैनेजमेंट का कहना है कि रेवेन्यू में ये जो नरमी है ये टेम्पररी है और उन्हें लॉन्ग टर्म में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है। और एक अच्छी बात यह है कि उनके बैलेंस शीट काफी मजबूत दिख रही है। कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। हाँ, बिल्कुल डेट फ्री है। और 30 जून 2025 तक उनके पास 918 करोड़ रुपए का कैश था। ये तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है आगे के लिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब जरा ऑर्डर बुक की बात कर लें। 30 जून 2025 तक टोटल ऑर्डर बुक 754 करोड़ रुपए की है। ओके। इसमें सब्सिडियरीज मतलब सहायक कंपनियों का हिस्सा करीब 149 करोड़ रुपए है और इसमें से 637 करोड़ रुपए घरेलू हैं और 117 करोड़ एक्सपोर्ट ऑर्डर। ठीक है। और आगे के लिए उनके लक्ष्य क्या है, मतलब गाइडेंस? हाँ, गाइडेंस भी एम्बिशियस लग रहा है। FY26 की पहली छमाही मतलब H1, उसके लिए 800 करोड़ के नए ऑर्डर का टारगेट है। 800 करोड़ H1 में? हाँ, और इसमें से 150 करोड़ के ऑर्डर मिल भी चुके हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। और उम्मीद है कि एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए सरकारी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत भी ऑर्डर मिलेंगे। उनका लॉन्ग टर्म लक्ष्य तो अगले 3 साल में 6000 करोड़ का क्यूमुलेटिव रेवेन्यू है। 6000 करोड़ 3 साल में? हाँ। लेकिन वो FY26 को मतलब इस साल को कंसोलिडेशन का साल मान रहे हैं। कंसोलिडेशन मतलब शायद इस साल फोकस नए अधिग्रहणों को इंटीग्रेट करने और ऑपरेशंस को स्थिर करने पर ज्यादा होगा, बजाय सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ बढ़ाने के। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो वाकई दिलचस्प लग रहा है। ये जो नए अधिग्रहण हुए हैं, 4 अधिग्रहण किए हैं जेन निहाल में। हाँ, और ये अधिग्रहण कंपनी की दिशा के लिए मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण है। पहला है अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल, ARIPL। हाँ, इससे वो नेवल सिमुलेशन और SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में जा रहे हैं। हाँ। दूसरा वेक्टर टेक्निक्स, ये ड्रोन मोटर्स बनाते हैं। अच्छा, तो इससे इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी। हाँ, बिल्कुल, आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम। हाँ। तीसरा है भैरव रोबोटिक्स। हाँ, डिफेंस रोबोटिक्स, ये एक उभरता हुआ फील्ड है। और चौथा और शायद सबसे अहम, टीसा एरोस्पेस में 76% हिस्सेदारी खरीदी है। टीसा एरोस्पेस, ये तो UAVs और लॉइटरिंग म्यूनिशंस वाला सेगमेंट है ना, जिन्हें सुसाइड ड्रोन्स भी कहते हैं कई बार। बिल्कुल, और ये आजकल की जरूरतों के हिसाब से बहुत अहम है। टिसा वाला अधिग्रहण न सिर्फ उनके पोर्टफोलियो को ग्लोबल डिफेंस जरूरतों के हिसाब से बनाता है, बल्कि उनके मुताबिक इससे R&D में लगने वाले करीब 18 से 24 महीने भी बचते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, इन सभी अधिग्रहणों का मकसद यही लगता है कि जमीन, हवा और समंदर तीनों डिफेंस डोमेन में अपनी क्षमताएं बढ़ाएं और टेक्नोलॉजी में आगे निकलें,
शायद वो 6000 करोड़ वाले लक्ष्य में ये मदद करेगा। तो इन सब को देखते हुए उनकी मेन स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज क्या दिख रही हैं? देखिए, मुख्य रूप से तो वो ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर फोकस बढ़ाते हुए इक्विपमेंट सेल्स बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। साथ ही एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का बिजनेस बढ़ाना है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी ये तो है ही। तो कह रहे हैं कि आगे भी स्ट्रैटेजिक अधिग्रहणों की तलाश जारी रखेंगे और R&D में निवेश बढ़ाकर टेक कैपेबिलिटीज को और मजबूत करना है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जेन टेक्नोलॉजीज भले ही टॉप लाइन में एक टेम्पररी नरमी झेल रहा हो, हाँ, लेकिन मजबूत मार्जिन, एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक और ये जो रणनीतिक अधिग्रहण हुए हैं खासकर ड्रोन और एंटी ड्रोन स्पेस में, हाँ बिल्कुल, इनके साथ ऐसा लगता है कि भविष्य की ग्रोथ के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। फाइनेंशियल पोजीशन तो मजबूत है ही। सही कहा, एकदम सही सारांश है। और यहीं पर एक विचार करने वाला सवाल उठता है कि ये जो अधिग्रहण हुए हैं और सरकार का जो स्वदेशी रक्षा निर्माण पर इतना जोर है, इसको देखते हुए ये सोचना जरूरी है कि जेन टेक्नोलॉजीज भविष्य की डिफेंस टेक्नोलॉजी में खासकर ड्रोन वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन समाधानों में कितनी अहम भूमिका निभा सकता है। हाँ, ये सवाल तो है। क्या ये कंपनी सिर्फ सिमुलेशन वाली अपनी एक्सपर्टाइज से आगे बढ़कर एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड डिफेंस सोल्यूशन प्रोवाइडर बनने की राह पर है? ये देखना दिलचस्प हो।